प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम जो केमिकल काइनेटिक्स में डिफरेंट मेथड्स जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में काम आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द methods the determining the order of reaction and how can we analyze the kinetic results। इसके लिए हम देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो है एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसका मान हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके ज्ञात करते हैं। इसको निर्धारण करने के लिए कई विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है डिफरेंशियल मेथड या अवकलन विधि। इस विधि को सबसे पहले इसको वॉन हॉफ ने बताया था 1884 में। इसको इनिशियल रेट मेथड भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द इनिशियल रेट मेथड या प्रारंभिक वेग विधि भी कहलाती है। इस विधि का उपयोग हम समय यानी टाइम और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करके और स्लोप को कैलकुलेट करके ज्ञात करते हैं। इस मेथड में रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन का प्रयोग किया जाता है और यदि उस उपयुक्त जो क्रियाकारक या रिएक्टेंट के रेफरेंस में अभिक्रिया के कोटि का मान n हो तो अभिक्रिया का वेग होगा -dc/dt = kCn, जहाँ c क्रियाकारक की सांद्रता है। अगर इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C1 और C2 है, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह शो कर सकते हैं -dc1/dt = kC1n, और दूसरी कंसंट्रेशन के लिए हम लिख सकते हैं -dc2/dt kC2n, क्योंकि मैंने यहाँ आपको जनरल फॉर्मूला लिखा kCn। यहाँ n का मान कुछ भी हो सकता है, n1 n2 या कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में C1 C2। तो अब हम जो मैंने अभी दोनों इक्वेशंस आपको बताई है उसको अगर हम उसका अगर log ले लें तो आ जाएगा log -dc/dt। इसको नेक्स्ट इस तरह से log लेने पर कैसे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि log -dc1/dt = log k आ जाएगा प्लस n log c1 और log -dc2/dt = log k प्लस n log c2। अब हम दोनों इक्वेशंस को आपस में अगर घटा दें तो हमें को मिलता है n = log -dc1/dt minus log dc2/dt अपॉन log c1 माइनस log c2। अगर हम इस तरह से log लेके और रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो कंसंट्रेशन और log कंसंट्रेशन और log क्या है इसके रेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करके स्लोप का मान कैलकुलेट करके हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे आपको इक्वेशन बताई थी n का मान इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो -dc/dt का मान ज्ञात करने के लिए सांद्रता और हमने समय के बीच में, आप ग्राफ ए देख रहे हैं, सांद्रता समय के बीच ग्राफ प्लॉट करके हमने -dc/dt को कैलकुलेट कर दिया है। और उसके पश्चात हमने वक्र का जो स्लोप है उसके अंतराल में हमें जो स्लोप है वो क्या बता रहा है dc/dt का मान। तो अलग अलग दो कंसंट्रेशन पर जो स्लोप की वैल्यू है -dc1/dt, दूसरे स्लोप के साथ -dc2/dt, इसको कैलकुलेट करके हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप ग्राफ सी में देख रहे हैं, ये जो स्लोप वैल्यू है स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ n एंड c। यह n इज द क्या है अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस प्रकार हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है इंटीग्रेशन मेथड। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। इंटीग्रेशन मेथड क्या है कि इसमें जो सांद्रता है या अभिक्रिया मिश्रण को हम अभिक्रिया के उसमें लेकर और अलग अलग टाइम के साथ में कंसंट्रेशन की जो मात्रा है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोग्रेस से हम ग्राफ प्लॉट करके निकाल सकते हैं। और इस प्रकार एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेट करते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, उनकी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस है उनमें उनका मान रख देते हैं। और उनका मान रखने पर जिस रेट कांस्टेंट का मान कांस्टेंट प्राप्त होता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका k का मान कांस्टेंट प्राप्त होता है, तो इट मींस ये रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर के लिए k का मान कांस्टेंट आता है तो उसमें का मान, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहलाता है। इसमें अलग अलग हम रेट कांस्टेंट के साथ में इसकी वैल्यूज को रख के और जिस
जो फॉर्मूले में रेट कांस्टेंट का मान नियत आता है वह उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इस प्रकार ये एक हीट एंड ट्रायल और मतलब मेथड भी कहलाता है। इसमें हम इंटीग्रेशन मेथड के माध्यम से हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। थर्ड मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है कि इसमें हम dx अपॉन dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन और इसका जो कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए माइनस एक्स है, सेकेंड के लिए ए माइनस एक्स स्क्वायर है, थर्ड के लिए इस तरह से कॉमन हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन और उसके जो है कंसंट्रेशन के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसकी जो स्लोप की वैल्यू है, अगर dx अपॉन dt ए माइनस एक्स के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, इट मीन्स रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। dx अपॉन dt ए माइनस एक्स स्क्वायर के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमें स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पासिंग थ्रू द ओरिजिन मिलती है, इट मीन्स ये रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और यदि रेट ऑफ रिएक्शन और ए माइनस एक्स क्यूब के बीच ग्राफ प्लॉट करने पर पासिंग थ्रू द ओरिजिन सीधी रेखा प्राप्त होती है, इट मीन्स ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इस प्रकार हम अलग अलग फॉर्मूले के साथ में अलग अलग कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच ग्राफ प्लॉट करके और उसके ग्राफ को देखकर हम उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता कर सकते हैं कि उसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। एंड फोर्थ है हाफ लाइफ पीरियड या हम इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज मेथड। हाफ लाइफ जो है मेथड है उसमें जो रिएक्शंस होती है जैसे टी हाफ है, टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ है। अर्ध आयु है, अर्ध आयु क्या चीज होती है, जब हर समय जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटकर आधी रह जाती है वह क्या कहलाती है, हाफ लाइफ या अर्ध आयु कहलाती है। इस तरह से अलग अलग जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जानते हैं कि टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, ए के बराबर होता है, यानी टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस केस में हमें पता चल जाता है कि ये जब अगर इसका मान ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सांद्रता के मतलब व्यक्त क्रमानुपाती है, इट मीन्स रिएक्शन क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, ए सॉरी इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के में टी हाफ इज डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टी ए 0 के बराबर होती है, यानी अगर हाफ लाइफ उसकी अभिकारक की सांद्रता के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, उसके ए स्क्वायर यानी जो है रेट ऑफ जो हाफ लाइफ है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो वो रिएक्शन क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि उसमें अभिक्रिया की कोटि जो है उसमें उसके इनिशियल जो हाफ लाइफ है जो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए एन माइनस 1। जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसका -1 होगा, उतना है उसका टी हाफ के बराबर होगा। तो अगर हम n क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, a क्या है, स्मॉल कंसंट्रेशन या हम कह सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और अगर हम ये माने इनिशियल कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की, दो रिएक्टेंट है उसकी प्रारंभिक सांद्रता A1 है और A2 है, तो हम लिख सकते हैं हाफ लाइफ को टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन A1 n माइनस 1 एंड T2 इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A2 n माइनस 1। और T1 अपॉन T2 करें, भाग दे दें हम इस क्वेश्चन को, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या आएगा, A2 n माइनस 1 एंड A1 n माइनस 1। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 n माइनस 1, और इन दोनों का अगर हम लोग ले लें तो हमें मान मिल जाता है n का लोग T1 माइनस लोग T2 अपॉन लोग A2 माइनस लोग A1 प्लस 1। तो हम इस प्रकार n का मान यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ लोग T1 क्या है, टाइम का है, फर्स्ट कंसंट्रेशन जब हमने मानी है A1 मानी है कंसंट्रेशन, वहाँ जो टाइम है T1 है, दूसरी कंसंट्रेशन A2 है उसके लिए टाइम क्या है, T2 है, इसका हमने दोनों का लोग लिया है प्लस 1 which gives the value of the order of reaction। इस प्रकार किसी भी अभिकारक की अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन
A1 और A2 लेकर उसके हाफ लाइफ का मान ज्ञात कर लें तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान ज्ञात हो सकता है। तो इस तरह से हम हाफ लाइफ मेथड से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड पांचवा मेथड है आइसोलेशन मेथड, या हम इसको कहते हैं सूडो ऑर्डर मेथड भी कहते हैं, और इसको हम ऑस्टवाल्ड मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसको ऑस्टवाल्ड ने ही सबसे पहले 1902 में ऑस्टवाल्ड ने समझाया था कि जब हम किसी भी रिएक्टेंट है, किसी भी अभिक्रिया में अगर जितने भी अभिकारक भाग ले रहे हैं उसमें एक अभिकारक को छोड़कर बाकी सभी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी जो अभिकारक है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, अगर कोई रिएक्शन है जिसमें A1 का N मॉलिक्यूल है, B का N2 मॉलिक्यूल है और C का N3 मॉलिक्यूल है, यानी एक अभिक्रिया जिसमें 3 अभिकारक भाग ले रहे हैं A, B और C और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर हम माने A के N1 मॉलिक्यूल है, B के N2 मॉलिक्यूल है और C के N3 मॉलिक्यूल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, dx अपॉन dt इक्वल टू के ए पावर n प्लस बी पावर क्या होगा n2 और पावर कंसंट्रेशन ऑफ C पावर n3, यानी इसमें उस केस में क्या होगा, टोटल अभिक्रिया की कोटि बराबर होगी n इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 के बराबर होगी। तो इसमें एक्सपेरिमेंट हम ऐसे करते हैं कि एक अभिकारक A को हम नियत मात्रा में लेते हैं और B और C को हम एक्सेस में लेते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx अपॉन dt केवल डिपेंड करेगी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के कंसंट्रेशन ऑफ A पावर n के बराबर होगी, यानी n1 के बराबर होगी। यानी इसमें हम लिखते हैं B और C की सांद्रता अधिक मात्रा में है तो ये इन दोनों की सांद्रता रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेगी। अभिक्रिया की कोटि का मान केवल क्या है, A कंसंट्रेशन A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट डिटरमाइन कर सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A n1। सेकेंड केस में हम लेते हैं जब हम A और C इन दो रिएक्टेंट की सांद्रता हम एक्सेस में ले लेते हैं, अधिक मात्रा में ले लेते हैं, केवल B की सांद्रता को हम लिमिट में लेते हैं, तो क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह केवल B की सांद्रता पर निर्भर करेगी। इस केस में dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा कि B कंसंट्रेशन ऑफ B n2 पर निर्भर करेगा, तो हम यहाँ हम n2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन जब क्या होगी, कंसंट्रेशन ए और बी दोनों के हम क्या लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, सी को हम लिमिट में लेते हैं, तो हम सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान कैलकुलेट कर लेते हैं n3, यानी dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सी पावर n3 इक्वल टू के सी n3। तो इस तरह से हम तीनों केस में अलग अलग क्या निकाल लेते हैं, n1 का मान, n2 का मान और n3 का मान निकाल लेते हैं। और जो n1 हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाला, ए के रेस्पेक्ट में, n2 का मान हमने बी के रेस्पेक्ट में निकाला, n3 का मान हमने सी के रेस्पेक्ट में निकाला है। और हम जानते हैं टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी, n का मान होगा n1 n2 n3 के बराबर होगा। तो तीनों के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर जोड़ दें तो हमने निकाला n1 n2 n3 और n का मान, यानी इसमें जो टोटल अभिक्रिया है n का मान, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस आइसोलेशन मेथड से, या हम कर सकते हैं इसको क्या है, सूडो ऑर्डर मेथड। सूडो ऑर्डर मतलब कि जिसमें हमें मालूम चल रहा है कि 3 अभिकारक इसमें अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, परंतु अभिक्रिया पर जो है केवल एक ही का अभिकारक की सांद्रता प्रभावित करती है, तो ऐसी रिएक्शंस हम देखते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। सूडो यानी छद्म या आभास, जो हमें आभास तो दे रही है कि अभिकारक 3 है, परंतु केवल एक ही अभिकारक अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित करता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये आभास देने वाली अभिक्रिया होती है, तो इसको हम सूडो ऑर्डर या आभासी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस मेथड से हम किसी भी अभिक्रिया में कितने भी अभिकारक अगर भाग ले रहे हैं तो एक अभिकारक की सांद्रता को हम लिमिट में लेते हैं, बाकी अभिकारक की सांद्रता को एक्सेस में लेते हुए उस एक पर्टिकुलर अभिकारक के रेस्पेक्ट में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस तरह से बाकी केस में भी दूसरे अभिकारक की सांद्रता को एक को छोड़ के
दूसरे की कंसंट्रेशन को एक्सेस में लेके उसके रेस्पेक्ट में अभिकारक की कोटि का निर्धारण कर लेते हैं। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल जो कर देते हैं n इक्वल टू n1 प्लस n2 n3, तो इस तरह से हमें कुल कोटि की अभिक्रिया का मान का क्या हो जाता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम इस अलग अलग विधियों से जो है डिफरेंशियल रेट मेथड, इंटीग्रेशन रेट मेथड, हाफ लाइफ मेथड और जो है इसमें से हाफ और फ्रैक्शनल चेंज मेथड और आइसोलेशन मेथड द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया की कोटि का मान को निर्धारित किया जा सकता है। तो ये थे मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे 5 नंबर क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय एनी टू मेथड। और 10 नंबर में आपके क्वेश्चन आता है तो आपको ये पांचों मेथड को डिटेल में आपको समझाना है कि किस तरह से हम इन 5 मेथड से हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं।